जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आपसे एक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। और प्यारे दोस्त, इतिहास की इस क्लास में आप सब लोगों का स्वागत है, जिसमें हम शुरू करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत को। मैंने कल आपको बताया था दिल्ली सल्तनत में कुल कितने वंश हुए, एक बार कमेंट सेक्शन में बताएंगे सारे दोस्त। और सब लोगों का स्वागत है। पूजा वर्मा, गुड़िया, नरेश कुमार, शशिकांत यादव, अमित सोलंकी, आकाश मौर्य, अरुण, सपना, ज्योति, पारुल, रिवांशी, जायफा खान, पूजा, विशाल, हर्ष, शुभम, साहिल, दीपक, विवेक, पिंटू, सब दोस्तों का स्वागत है। तो दिल्ली सल्तनत को शुरू करेंगे भाई साहब। कल मैंने बताया दिल्ली सल्तनत पे कुल 5 वंश हुए। और दिल्ली सल्तनत का कुल कार्यकाल यदि हम देखें तो 1206 से लेकर के 1526, यानी कुल 320 वर्षों तक शासन किया है दिल्ली पर इन 5 वंशों ने। 5 वंश के बारे में हम जान चुके थे कल की क्लास में। सबसे कम कार्यकाल खिलजियों का, उसके बाद में तुगलकों का सबसे बड़ा कार्यकाल रहा। सबसे पहले वंश आता है गुलाम वंश। तो गुलाम वंश से आज हम शुरुआत करेंगे। गुलाम, गुलाम शब्द का क्या अर्थ होता है? आप लोगों को समझनी होगा बच्चे। प्राचीन समय में मशीनरी नहीं थी, आधुनिकता नहीं थी, तो हर चीज के लिए जो अमीर व्यक्ति था वह बाजार से गुलाम खरीदता था। जैसे आज कपड़ों का बाजार होता है, जैसे आज जूतों का बाजार होता है, उसी तरह से मेरे दोस्त गुलामों के बाजार लगते थे। और अपने निजी कार्यों के लिए आप गुलामों को खरीद सकते थे। ट्रैक्टर नहीं था तो बहुत सारे जो जमींदार लोग थे वो गुलामों और दासों को खरीदते थे अपना काम कराने के लिए। एक मुश्त पैसा देते थे, उसके बाद उनको सिर्फ खाना खाने के लिए जो व्यवस्था होती थी और उसके बाद उससे काम कराते थे। ऐसे ही राजा थे। राजा को अपनी सेना के लिए सैनिकों की आवश्यकता होती थी। हाँ जी, बिल्कुल आवश्यकता होती थी। और राजा तो आपने देखे होंगे, उनको पंखा करने तक के लिए लोग चाहिए। तो ये सब लोग कहाँ से आते थे? ये सब लोग आते थे बाजार से, और गुलामों के बाजार लगते थे। सैकड़ों गुलाम खड़े रहते, बोलियां लगती, और जिसको जो सही लगे कि ये कद काठी इसकी सही है, ये मजबूत कार्य कर सकता है, क्योंकि राजाओं को तो किले भी बनवाने थे तो उसके लिए भी दास चाहिए। ठीक है, तो खरीदे जाते थे। गुलाम वंश के अन्य नाम, गुलाम वंश को ही हम दास वंश कहते हैं। और हबीबुल्ला ने इस दास को कहा है, का इतिहासकार हैं हबीबुल्ला, उन्होंने इसको ममलूक वंश कहा। इसी को हम इलबरी वंश कहते हैं, क्योंकि बच्चे जो गुलाम वंश का संस्थापक है ऐबक, उसकी एक जाति थी इलबरी। ऐबक आप सब लोगों को पता होना चाहिए, ऐबक एक तुर्क था, और तुर्क होने के साथ में उसका जो वंश था वह था इलबरी। चूंकि गुलाम वंश का जो संस्थापक है, गुलाम वंश का जो संस्थापक है बच्चे, बच्चा लाइट नहीं सही हुई है, नहीं दिख रहा है गुलाम वंश। मैं लिख देता हूँ दोस्त इसको ठीक से, मैं इसको ठीक से लिख देता हूँ। अभी दिख गया होगा आप सब लोगों को? अभी बताएंगे एक बार, अभी दिख चुका ना? थोड़ा नीचे कर लेंगे स्लाइड को, है ना? और नहीं दिखेगा तो मैं उसको फिर आपका बीच बीच में आप साइन टू दिखा दो। दरअसल में बच्चे लाइट ना हटने का कारण ये है कि स्टूडियो का सेटअप हो रहा है सारे का। अभी नया स्टूडियो बना है ना, तो उसकी वजह से वो लोग उस सेटअप में लगे हुए हैं। आज सारी स्क्रीन ठीक होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे आते हैं। ये जो गुलाम वंश हुआ दोस्त, इसमें कुल 11 शासक हुए हैं। कितने शासक हुए हैं? गुलाम वंश में कुल शासक जो हुए हैं उनकी संख्या है 11। कुतुबुद्दीन ऐबक पहला शासक है। जो पहला शासक है बच्चे, उसी को क्या कहेंगे हम? उसी को हम संस्थापक कहेंगे। तो ये गुलाम वंश का संस्थापक हुआ, जिसका शासनकाल था 1206 से लेकर के 1210। 1206 से लेकर के 1210। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म 1150 में हुआ। तो जो शासक बना है, बताएंगे कितनी एज में बना है? 56 में, 56 साल तक। और 56 साल तक ये क्या कर रहा था? आप सब लोगों को पता है कि ये गौरी का, किसका? गौरी का गुलाम था। मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं, गौरी ने इसको कौन सा क्षेत्र दिया था? अभिषेक कुमार जी, बहुत सारा प्यार। कौन सा क्षेत्र इसको दिया था? तो आप कहेंगे भैया इसको 2 क्षेत्र मिले थे, लाहौर और दिल्ली। लाहौर और दिल्ली। ठीक है। तो इसने कौन से क्षेत्र को अपनी राजधानी चुना? इसने अपनी राजधानी चुना है लाहौर। तो भैया फिर दिल्ली सल्तनत क्यों कहते हैं? दरअसल में दिल्ली सल्तनत में ऐबक की जो राजधानी रही लाहौर, वो सिर्फ 4 वर्षों के लिए रही है। बाकी के समय पर राजधानी क्या रहेगी? वो दिल्ली रहेगी। अब बात आती है भैया कि गुलाम वंश के सारे शासक जो थे वो खरीदे गए थे? नहीं,
गुलाम वंश के दो सिर्फ तीन शासक गुलाम हैं। एक तो ऐबक, जिसको खरीदा गया था गोरी के द्वारा, गोरी का गुलाम था। ऐसे ही इल्तुतमिश, इल्तुतमिश एक गुलाम है, और आपका बलबन एक गुलाम है। तो हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि गुलाम वंश के सारे शासक गुलाम थे। खरीदे गए व्यक्ति कितने थे? सिर्फ तीन थे, और तीन ही शक्तिशाली शासक हैं गुलाम वंश के। तो शक्तिशाली शासक ही जब गुलाम हुए तो क्या कहा गया? उसको गुलाम वंश कहा गया। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी इस बात में? आगे चलते हैं। इसने अपनी सैन्य राजधानी इंद्रप्रस्थ में बनाई, यानी आपका जो सेना या हथियार आदि रखे वो कहाँ पर रखे? इंद्रप्रस्थ में। किसका गुलाम था? गोरी का गुलाम था। गोरी ने इसको खरीदा था, ठीक है, और गोरी ने इसे मिर्जा अजीज कोका से खरीदा था। मिर्जा अजीज कोका एक खरीदार था जिसके द्वारा इसको बेचा गया, ठीक है। मोहम्मद गोरी ने ऐबक को दो उपाधि दी, मलिक और सिपह सलार। तो बहुत पूछा जाता है, मलिक और सिपह सलार की उपाधि धारण करने वाला गुलाम वंश का कौन शासक है? आप कहेंगे ऐबक है। भैया मलिक का अर्थ क्या होता है? एक छोटी सेना टुकड़ी जो होती है उसका जो प्रधान होता है, चीफ होता है, उसको मलिक कहा जाता था। और सिपह सलार का मतलब सेना को आदेश देने वाला। क्या बोलेंगे? सेना को आदेश देने वाला, ठीक है। ऐबक गोरी का दामाद भी बना। आप सब लोगों को पता है कि गोरी ने अपने दासों को अपने पुत्रों की तरह रखा, उनको शक्तियां दी, अपना साम्राज्य अपने दासों में बांटा। चारों याद ना? यल्दौज, कोबाचा, आपका ऐबक, और चौथा कौन था? आप बताएंगे। आप सबका आंसर आना चाहिए मन में, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी, ठीक है। गोरी ने इसे शुरुआत में अमीर ए आखूर यानी घोड़े के अस्तबल का प्रमुख नियुक्त किया। अब आप कहेंगे भैया अमीर ए आखूर बहुत सुनने को मिलता है दिल्ली सल्तनत में। तो दरअसल में कोई भी दास जब भर्ती होता था तो अपनी काबिलियत से वह आगे बढ़ता। जैसे बलबन को आप देखोगे, बलबन को घोड़े की लीद उठाने के लिए अपॉइंट किया गया था, घोड़ों का गोबर उठाने के लिए बलबन भर्ती हुआ था, और अपनी क्षमता से वह बनता है दिल्ली का सुल्तान। आप समझ सकते हैं, यानी आपके अंदर कितनी क्षमताएं हैं ये निर्भर करता है कि आप भविष्य में क्या बनेंगे। ऐसा ही इन दास वंश के शासकों ने करके दिखाया, और जो भविष्य में दिल्ली की गद्दी हासिल करने में कामयाब हुए। तो गोरी ने शुरुआत में कौन सा पद दिया? तो बहुत पूछा जाता है दिल्ली सल्तनत में अमीर ए आखूर का क्या अर्थ होता था? क्या बोलोगे? अमीर ए आखूर का क्या अर्थ होता था? तो कौन है आपका? क्या बोलोगे? ऐबक। ऐबक को ये खरीद के लेके आया। ऐबक देखने में बहुत सुंदर था, तो ऐबक का अर्थ भी पूछते हैं। ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का स्वामी। क्या बोलते हैं? चंद्रमा का स्वामी, इसीलिए इसका नाम रखा गया। संभवतः गौरी के द्वारा ही इसे नाम दिया गया। तो ऐबक जो है उसको चंद्रमा का स्वामी कहा गया। इसका अर्थ होता है बहुत सुंदर। क्या होता है? बहुत सुंदर। दोनों गुलाम बहुत सुंदर रहे, ऐबक भी, और ऐबक के बाद में आपका इल्तुतमिश भी बहुत सुंदर रहा। लेकिन बलबन कुरूप है। बलबन देखने में बहुत गंदा है, बलबन ठिगना है, छोटा है, छोटी कदकाठी का, लेकिन मजबूत शरीर वाला है बलबन, ठीक है। बहुत बढ़िया। क्या बोलेंगे? गोले जो ज्यादातर पद कौन सा होता था? अमीर ए आखूर पद इसको मिला, कोई दिक्कत नहीं। और क्या देखेंगे यहां पर? देखो, गौरी ने इसे शुरुआत में अमीर ए आखूर पद दिया, और लाहौर में इसकी मृत्यु हुई चौगान खेलते समय। आप लोगों ने घोड़े पर बैठ करके पोलो खेल कभी देखा हो? 1210 में लाहौर में क्या हो जाती है? लाहौर में मृत्यु हो गई। यानी अपने घोड़े पर बैठ करके, जैसे आप एक तो बच्चे फील्ड में हॉकी खेलते हो, एक घोड़े पे तुमने देखा, घोड़े पे बैठ के शॉट लगाते रहते हैं, उसको हम पोलो कहते हैं। पोलो खेल का जन्म भारत में हुआ है, बड़े गर्व की बात है। और इसी पोलो को हटा लेते हैं, चुभ रहा यार, मुझे कई बार बोला लोगों ने कि स्क्रीन के लिए है ये, स्क्रीन के लिए। तुम बेशक अच्छा अच्छा लिखते रहो, लेकिन ऐसा दिक्कत होती है, चुभने लगता है। डिजिटल स्क्रीन ना, नहीं आंखें खराब होती है। ठीक है, कोई दिक्कत? ऐबक के बाकी नाम क्या क्या है? ऐबक को पीलबक्स कहा गया है, हाथियों का दान करने वाला। अपनी जीत के बाद में हाथी दान में देता था। लाख बक्स का मतलब होता है लाखों का दान देने वाला, लाखों का दान देने वाला, दान देने वाला। अरब के एक शासक हातिम से, क्योंकि ये दानी व्यक्ति है तो अरब के एक शासक से इसकी तुलना की गई, तो इसको हातिम द्वितीय कहा गया। कुरान खा बोलते हैं ऐबक को, कुरान एकदम से याद थी,
शब्द से याद थी, एक एक शब्द याद था। ठीक है, एक एक शब्द याद था। तो ऐबक को कुरान खां भी कहा गया है। ऐबक ने कभी भी अपने नाम का कोई सिक्का नहीं चलाया। आप देखोगे बहुत सारे शासक ऐसे होंगे हिंदुस्तान में जो अपनी प्रशंसा के लिए खुद काम करेंगे, अपने नाम के सिक्के चलवाए, जैसा कि आप देखते ही है बहुत सारे शासकों ने चलवाए हैं। तो इसने ना तो अपने नाम का कोई सिक्का चलवाया और ना ही अपने नाम का कोई खुतबा या प्रशंसा पत्र पढ़वाया। ऐसा क्यों हुआ भैया, क्यों ये अपनी प्रशंसा नहीं चाहता था? दरअसल में कहते हैं ऐबक ने अपना सारा जीवन अपने सरदार मोहम्मद गोरी को समर्पित कर दिया और ऐसा समर्पण भाव किसी अन्य शासक में भारत के इतिहास में नहीं देखा गया कि अपने मालिक की वो आपका मौत हो चुकी है उसकी 1206 में, लेकिन तब भी मोहम्मद गोरी को ही सुल्तान मानता है, स्वयं को सुल्तान भी नहीं कहता है। स्वयं को कहता है सिपह सलार, मैं तो गोरी का सिपह सलार हूं, मैं गोरी का मलिक हूं। स्वयं को राजा भी नहीं कहता है। तो बड़ी बात है कि नहीं है? बोलेंगे एक बार। आप कहेंगे हाँ भैया बड़ी बात है, राजा जिंदा हो तो उसके भय से कोई शासन करे कि गोरी जिंदा है, लेकिन वो मर चुका है, उसके बाद बंटवारा भी हो चुका है। तो ये दिखाता है इसके बच्चे इसको कर्तव्य निष्ठा को जो इसकी थी किसके प्रति, गोरी के प्रति, अपने मालिक के प्रति। कृष्णकांत यादव हर एक बच्चे को आशीर्वाद है दोस्त, आप मेहनत करेंगे आप सफल होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी इस बात में? तो अपने नाम का कोई सिक्का नहीं चलवाया। ऐबक बख्तियार काकी का शिष्य था। बख्तियार काकी बच्चे सूफीवाद के, कल मैंने आपको बताया, जरा सोचिए एक बार, सूफीवाद मैंने आपको क्या बताया था? सिया और सुन्नी के बीच के मतभेद को खत्म करने के लिए सूफीवाद का जन्म हुआ। ठीक है, आगे आएंगे। ऐबक बख्तियार काकी का शिष्य, एक कह रहा है भैया अब तुम मेरे भैया से लग रहे हो चश्मे लगा के नहीं लग रहा था आगे सर, पोलो का जन्म मणिपुर में हुआ है ना? हाँ जी बिल्कुल अभिषेक जी, मणिपुर में जन्म हुआ है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? ऐबक ने बख्तियार काकी का शिष्य था सूफीवाद का, और बख्तियार काकी के नाम से ही उसने कुतुब मीनार बनाई। क्या एक कुतुब मीनार बनी है ना, वो किसके नाम से बनी है? बख्तियार काकी के नाम से बनी है। बख्तियार काकी के जो गुरु है वो मोइनुद्दीन चिश्ती हैं। जरा बताएंगे मोइनुद्दीन चिश्ती कहाँ रहते थे? यानी कि मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य है बख्तियार काकी, और बख्तियार काकी का फॉलोअर है कौन? आपका ऐबक। ठीक है, ऐबक बहुत कामयाब तो नहीं रहा, लेकिन अगर मैं बात करूं तो उसने भारत में एक नए वंश, गुलाम वंश की स्थापना कर दी। ये किसी कामयाबी से कम नहीं है। ठीक है, ऐबक के निर्माण कार्य क्या क्या है? ऐबक ने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई, जो कहां पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। उत्तर भारत की, नॉर्थ इंडिया की पहली मस्जिद है ये। अच्छा भैया इससे पुरानी मस्जिद भी कोई है? हाँ जी, केरल की एक मस्जिद है मित्र, जिसको भारत की पहली मस्जिद कहते हैं हम। केरल की मस्जिद, केरल की मस्जिद सबसे पहली है भारत की, क्योंकि केरल भारत में ही है। और उस मस्जिद का नाम है, त्रिशूर इलाके में पड़ती है केरल के, जिसका नाम है चेरामन जुमा मस्जिद। चेरामन नाम के व्यक्ति ने ही इसको बनवाया था। धर्मस्थल में अगर हम बात करें, जो चेरामन है, चेरामन नामक व्यक्ति पहले ये आपका सनातनी व्यक्ति ही था, लेकिन दरअसल में क्या हुआ, ये एक बार अरब अरब यात्रा पर गया। अरब यात्रा पर जब ये गया तो वहाँ इसकी मुलाकात हुई जेद्दा शहर में। जेद्दा शहर में इसकी मुलाकात किसी धर्मगुरु से हुई, तो इसके बाद इसने इस्लाम स्वीकार कर लिया और हिंदू स्ट्रक्चर पर ही उसने चेरामन जुमा मस्जिद को बनाया है। मतलब लगभग तब ऐसी इस्लामिक कलाएं विकसित भी नहीं थी। तो चेरामन जुमा मस्जिद बनाई है किसने? चेरामन ने ही बनाई है, केरल की है। उत्तर भारत की पहली मस्जिद किसने बनवाई? कुव्वतुल इस्लाम, ऐबक ने। तो पूछा जाता है, एसएससी प्रश्न पूछता, कुव्वतुल इस्लाम क्या है? कुव्वतुल इस्लाम क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? अजमेर में। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में। ऐसे जाता था ऐबक, वहां पर एक संस्कृत का महाविद्यालय था। संस्कृत का महाविद्यालय था एक अजमेर में, संस्कृत का महाविद्यालय बहुत खूबसूरत था। ऐबक की नजर पड़ती है इस पर। महाविद्यालय जो किसने बनवाया था? विग्रहराज फोर्थ ने बनवाया था। जान लीजिए, भी इंपॉर्टेंट है। विग्रहराज फोर्थ ने बनवाया था। और इसी पर संस्कृत का एक नाटक है हरिकेल,
संस्कृत नाटक हरिखेल की पंक्तियां लिखी थी? हरिखेल की पंक्तियां लिखी थी। अब इसने तो देख लिया इसको, इसने कहा वाओ सो ब्यूटीफुल, तोड़ दो इसको। मतलब अच्छी इमारत को तोड़वा दिया है बक ने। बोला इसकी जगह एक मस्जिद बनवाओ। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा भी एक मस्जिद है। 2.5 दिन क्यों बोलते हैं? 2.5 का मतलब 2.5 डे। ऐबक ने जिन लोगों को इस काम पर लगाया उनसे कह दिया कि जब तक ये नहीं बनेगी तब तक खाना या पानी कुछ नहीं मिलेगा। भूखे लोगों ने इस निर्माण कार्य को शुरू किया और ये निर्माण कार्य बच्चे आपका 60 घंटे में पूर्ण हुआ। 24, 24 और 12, 2.5 दिन में ये बन गया आपका। आप देख सकते हैं ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, ये 2.5 दिन का झोपड़ा है यानी 2.5 दिन में बना है। और कुतुब मीनार हम सब जानते ही हैं। कुतुब मीनार का निर्माण इसने शुरू कराया 1199 में। 1199 में। आप कहेंगे भैया शासक तो ये 1206 में बना है। तो 1199 में बच्चे जब ये सेनापति था किसका? गोरी का, तभी उसने इस निर्माण कार्य को शुरू करा दिया था। गोरी ने दिशा निर्देश दिए और इसने काम शुरू करा दिया। हाइट कितनी है कुतुब मीनार की? 72.5 मीटर। 1993 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में इसको शामिल किया गया है। भारत के बच्चे 40 स्थल हैं जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हैं। उनमें से कुतुब मीनार कब शामिल हुआ? 1993 में। बहुत बार कुतुब मीनार की हाइट पूछी जाती है एग्जाम में। 72.5 ना मिले चिंता नहीं करना है, 73 मिले तो ठीक बात है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो 1993 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हुआ। और यहाँ पर बच्चे हमको एक चीज़ याद रखनी होती है कुतुब मीनार के बारे में। कुतुब मीनार की कितनी मंजिल हैं? तो कुतुब मीनार की जो पहली मंजिल है वही सिर्फ ऐबक ने बनवाई, पहली मंजिल। दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल जो बनवाई हैं इसकी, ये इल्तुतमिश ने बनवाई हैं। किसने बनवाई हैं? इल्तुतमिश ने बनवाई है। इसकी 5वीं मंजिल जो बनवाई है वो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई है। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने इसकी 5वीं मंजिल बनवाई है। कुतुब मीनार में कई बार हानि भी हुई हैं। जैसे अगर हम बात करें, एक बार आपका 1386 में, यानी जब फिरोज शाह तुगलक का समय था, तो इस पे बिजली गिर गई थी कुतुब मीनार पे, तो ये क्षतिग्रस्त हो गई। तब इसकी 5वीं मंजिल फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई। सन 1505 में दिल्ली में भूकंप आया था लोधी वंश के समय पर, और लोधी वंश के समय पर जब भूकंप आया तब भी ये क्षतिग्रस्त हुई। तो लोधी वंश के शासकों ने भी इसको पुनर्निर्माण कराया। ठीक है, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, वेरी गुड निखिल कुमार जी। ट्रेन भर के प्यार आपको भी, ट्रेन भर के प्यार, इतना इतना ज़्यादा हो गया है। ठीक है, हाँ आगरा आएंगे रोहित साहब जी, इतने प्यार से बुलाएंगे तो जरूर आएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? ऐबक को ही गुंबद कला और मेहराब कला का जनक कहते हैं। ये बच्चे जो कुछ क्वेश्चन पूछते रहते हैं अदर सब्जेक्ट के, मान जाओ तुम मेरी बात, पढ़ लो, शादी भी नहीं होगी, नहीं माता पिता भी निराश होंगे, अपने जीवन में आप भी निराश होंगे, आपके साथी दोस्त अपने बच्चों की अच्छी स्कूलिंग करा रहे होंगे, आपके पास अवसर नहीं होंगे, आप अपने बच्चों तक को नहीं पढ़ा पा रहे होंगे। माता पिता की सेवा तो बहुत दूर की बात है, उसके लिए भी धन चाहिए। तो मेरे मित्र मान जाओ, कुछ भी मत लिखा करो, बहुत फोकस के साथ पढ़ा करो। ठीक है, आगे ऐबक को ही गुंबद कला और मेहराब कला का जनक कहते हैं। यहां देखेंगे ध्यान से, ये गुंबद कला और मेहराब कला क्या होती है। आपने कभी बच्चे ऐसे दरवाजे देखे जो गोल हों ऊपर से? ये कैसा है? ऊपर से गोल है। तो जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनी उसमें दरवाजे कैसे हैं? एंट्री कैसी है? गोल है। लेकिन यहां जब 2.5 दिन के झोपड़े का आप स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये क्या गोल है? तो आप कहेंगे गोल नहीं है, ऊपर से त्रिभुजाकार है। ऊपर से कैसा है? त्रिभुजाकार है। कैसा है भाई साहब, देख पा रहे हैं? यस और नो? कैसा है? ऊपर से त्रिभुजाकार है। तो जो त्रिभुजाकार होता है उसी को हम मेहराब कहते हैं, इसी आकृति को हम मेहराब कहते हैं। और जब चीजें गोल होती हैं तो उसको हम गुंबदाकार कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम गुंबदाकार कहते हैं। जैसे यहां आप देख सकते हैं गुंबदाकार होगा। ठीक है, बात समझे? गुंबदाकार और मेहराब क्या होता है? हाँ भैया समझ गए।
समझ सकता है, कोई भी ठह बुद्धि का बच्चा भी समझ सकता है अगर समझना चाहे तो। और समझना ही ना चाहे तो फिर तो बहुत अच्छे पढ़े लिखे को समझ में ना आए। ऐबक का दरबारी कवि कौन था? हसन निजामी था, जिसकी पुस्तक है बच्चे ताजुल माशिर। दरअसल में बहुत पूछा जाता है कि ऐबक के समय का इतिहास किसने लिखा है? हसन निजामी ने लिखा है। ऐबक का मकबरा कहाँ पर स्थित है? ये लाहौर में है। कहाँ पर है? लाहौर में है, जो इल्तुतमिश ने बनवाया था। किसने? क्योंकि इसके बाद में शासक आया इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने आपका क्रेडिट दिया कि भाई हमारे गुलाम वंश के संस्थापक रहे ऐबक, उसी की वजह से हम आज हैं। तो मकबरा, बहुत सारे बच्चे पूछे, मकबरा होता है जहां व्यक्ति को दफन किया जाता है, रेस्ट इन पीस किया जाता है, दफनाया जाता है। ठीक है, रेस्ट इन पीस। बहुत सारे हिंदू लोग भी रेस्ट इन पीस लिखने लग गए। कोई एक्सपायर होता है तो लिख देते हैं RIP। उन मूर्खों को ये नहीं पता RIP का मतलब क्या है? रेस्ट इन पीस। आप आराम से रहो, लेकिन आपकी जहां पर व्यवस्था शवदाह की है, जब अंतिम संस्कार कर दिया, जब उसको जला दिया गया, तो अब पीस कहाँ करे, कहां पर रेस्ट करे? तो वो दफनाए नहीं गए। जो लोग दफनाए जाते हैं उनके लिए रेस्ट इन पीस बोला करो। जैसे मुस्लिम लोग बोलें तो रेस्ट इन पीस कहें तो ठीक है एकदम से, लेकिन हिंदू लोग बोले रेस्ट इन पीस तो वो सही वर्ड नहीं है, क्योंकि उनको दफनाया नहीं गया है, अंतिम अवशेष तक भी गंगा जी में भेज दिए गए। ठीक है, कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे, बात समझ में आई? तो जहां दफनाया जाता है तो उसके ऊपर कुछ स्ट्रक्चर बना देते हैं लोग आजकल। इनके पास तो भैया पैसा था, राजा थे, तो ये बड़े बड़े स्मारक इन्होंने बनवाए हैं। हुमायूं का मकबरा तुम देखिए, लोग देखने जाते हैं हुमायूं के मकबरे को। तो हुमायूं दफनाया गया, उसके ऊपर स्ट्रक्चर बना दिया गया बड़ा शानदार। बहुत बढ़िया जी ठीक है सर, सबके इतिहास अलग अलग लोगों ने लिखे हैं, फिर हेरोडोटस को ही क्यों इतिहास का पिता कहते हैं? क्योंकि उसने सबसे पहले इस दुनिया में क्रमबद्ध इतिहास को लिखा है, वो पहला व्यक्ति है। बहुत बढ़िया अभिषेक त्यागी जी, सर मैं आपके लिए पेठा लाऊंगा। बेटा तुम कहीं नहीं लेके आते। SSC GD के 1500 सेलेक्ट बच्चे आए, 1500 सेलेक्ट बच्चे आएंगे, तुम बोलोगे भैया तुम क्या बात करते हो? इतने हजार सिलेक्शन हुए, मिठाई के डिब्बे आए हैं 13 क्योंकि मुझे दिख रहे थे रखे हुए। मैं कह रहा था यार ये बालक तो बड़े कंजूस है, नौकरी मिल गई है, गवर्नमेंट जॉब मिल गई है, और मिठाई ला। भाई साहब मिठाई तो लानी पड़ेगी, सिलेक्शन से पहले ना लाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सिलेक्शन के बाद तो लानी होगी ठीक है। आराम सा है। एक बच्चा कह रहा जी कुतुब मीनार में भगदड़। हाँ बच्चा, अब तुम जाओगे कहीं पर भीड़ इकट्ठी कर रहे हो तो भगदड़ होनी तय है। भगदड़ कहीं भी होती, वैष्णो देवी जी में भगदड़ हो गई, ये लोग मर गए, कहीं भी हो जाती है भगदड़। ठीक है, कोई दिक्कत? आराम शाह। आराम शाह की बात करते हैं। आराम शाह किसके बाद में आया? पहले तो हमको ये जानना होगा कि आराम शाह है कौन। आराम शाह है कौन? तो ऐबक की तो मौत हो गई 1210 में। ठीक है, 1210 में ऐबक की मौत हो गई। तो शासक कौन है? ऐबक है। तो ये ऐबक का गुलाम था एक। कौन था ये? ऐबक का एक गुलाम था जो गद्दी पर आया। गद्दी पर आता है ऐबक का ये गुलाम, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऐबक का पुत्र भी कहते हैं। कई लोगों के बारे इतिहासकार कहते हैं कि ऐबक का कोई गुलाम नहीं था, ऐबक का स्वयं का पुत्र था, ऐसा भी कहा जाता है। कहने की बात है, ये जब गद्दी पर आया, ये एक अयोग्य शासक था। कैसा शासक था? अयोग्य शासक था एक, ये बात याद रखेंगे।
क्या हम लोग कनेक्ट हो पाए हैं? एक बार बताएंगे दोस्त, एक बार थम्स अप करके बोलेंगे कि क्या हम लोग अभी कनेक्ट हो पाए हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त थम्स अप कर देंगे। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ एक बार। मैंने कहा आप लोगों से कि जब आपका गद्दी पर रहा कौन? ऐबक। ऐबक के बाद में आया आराम शाह, जिसको हम ऐबक का गुलाम या ऐबक का पुत्र भी कहते हैं, जो एक अयोग्य शासक था और 8 महीने ही शासन कर पाया। तो 8 महीने ही शासन क्यों कर पाया, इसका क्या कारण है? तो 8 महीने ही शासन कर पाने के पीछे कारण था कि इल्तुतमिश आ गया, और इल्तुतमिश जो स्वयं एक गुलाम है किसका? ऐबक का, उसके अंदर भी महत्वाकांक्षा थी कि वह राजा बने, और महत्वाकांक्षा ऐसी कि उसमें वो सफल भी हुआ। और जूड इलाके में युद्ध हुआ सन 1210 में, जिसमें इल्तुतमिश की जीत हुई और फाइनली इल्तुतमिश गद्दी पर आ जाता है। ठीक है, इल्तुतमिश, इसे गुलाम का गुलाम कहा गया है। गुलाम का गुलाम से मतलब क्या होता है? गुलाम का गुलाम से मतलब है आपका कि पहले तो आप लोग जानते हैं कि जो ऐबक है इस वंश का संस्थापक, वह स्वयं गुलाम है कि नहीं है? आप कहेंगे भैया ऐबक गुलाम था गोरी का। किसका? गोरी का गुलाम था। और ऐबक का जो गुलाम है वो इल्तुतमिश है। तो बोलेंगे स्वयं ये गुलाम का गुलाम हुआ कि नहीं हुआ? आप कहेंगे हाँ भैया जी, ये गुलाम का गुलाम हो गया। गुलाम का गुलाम इसलिए इसको कहा गया है। ठीक है, उपाधि इसकी अमीर उल उमरा है। क्या बोलोगे? अमीर उल उमरा इसको उपाधि दी गई, जिसमें ये सब सलारों का प्रमुख इसको उपाधि दी जाती है। पिता इसके ईलम खां थे। मैंने आपको बताया इल्तुतमिश भी सुंदर था। इसको बाजार में खरीदने के लिए बड़ी बात यह है कि खरीदारों के द्वारा इसके लिए बोलते हैं कि इतनी बोली लग गई कि बाजार बंद हो गया। फाइनली इसको ऐबक ने वहां के बाजार में बैन करवा दिया, इसको बेचने को ही तैयार नहीं है। इसको दिल्ली के बाजार बुलवाया गया और दिल्ली के बाजार में इसको फिर ऐबक ने खरीदा था। ठीक है, राजधानी इसने बनाई दिल्ली। अब से पहले कमेंट सेक्शन में बताएं कि राजधानी क्या थी। तो आप कहेंगे भैया इससे पहले जो शासक ऐबक है उसके द्वारा राजधानी बनाई गई थी आपका लाहौर में, लेकिन दिल्ली राजधानी लेकर के कौन आया? इल्तुतमिश आया। कौन आया? इल्तुतमिश आया। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम? इल्तुतमिश को दिल्ली में सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्या बोलोगे? वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अब यहां पर दो प्रश्न बनते हैं कि ये एकदम से राजा बन गया क्या भैया? नहीं, ऐबक के समय इसको बरन, जिसको हम बुलंदशहर कहते हैं, बरन के बाद में बच्चे इसको ग्वालियर की जिम्मेदारी दी गई थी। या सॉरी, मैं थोड़ा इसमें गलत बोल रहा हूँ, पहले ग्वालियर, पहले इसको ग्वालियर में एक सूबेदार बनाया गया, यानी छोटी सेना या छोटी सेना टुकड़ी का प्रधान बनाया गया। ग्वालियर के बाद इसको बरन, उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर क्षेत्र दिया गया। ठीक है, बरन कहते थे पहले बुलंदशहर। बुलंदशहर वालों तुम सुनना, जियाउद्दीन बरनी का जन्म यहाँ हुआ, तो बरनी के नाम पे शहर को बरन नाम दिया गया था, बुलंदशहर बाद में हुआ। बरन के बाद में ये बदायूं का गवर्नर बना। तो बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि बदायूं का बदायूं का गवर्नर बदायूं का गवर्नर कौन था? तो आप कहेंगे इल्तुतमिश। यह पूछा जाता है अपने राज्यारोहण या फिर गद्दी पर स्थापित होने से पहले इल्तुतमिश कहाँ का, बोलेंगे इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था? तो क्या बोलेंगे भैया जी, ये गवर्नर था आपका, क्या बोलेंगे, आपका बदायूं का। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का हम वास्तविक संस्थापक कहते हैं। ये भी किस जाति का था? इलबरी जाति का था। मैंने बोला ना, गुलाम वंश को हम इलबरी वंश भी कहते हैं क्योंकि इसकी जाति भी इलबरी रही। और इससे पहले ऐबक की जाति भी क्या है? उसकी भी, वो भी तुर्क इलबरी है। तुर्क क्षेत्र से इलबरी जाति का व्यक्ति था। ठीक है, इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा चलाई। एक बार थम्स अप करके सारे दोस्त बोले इक्ता क्या है, इसके बारे में आप जानते हैं? तो आप कहेंगे इक्ता का मतलब होता था भैया, जो ये इक्ता थी, इक्ता का मतलब होता था जमीन का टुकड़ा। क्या? जमीन का टुकड़ा। और जमीन के इस टुकड़े को ये लोग देते थे अपने सैनिकों को। किसको देते थे? जमीन का ये टुकड़ा ये लोग देते थे अपने सैनिकों को। किसको? सैनिकों को ये जमीन का टुकड़ा देते थे। सैनिकों को जमीन का टुकड़ा कि आप लोग हमें सेवा दे रहे हैं, सुरक्षा दे रहे हैं, तो उसके लिए तुमको जमीन का एक टुकड़ा दिया जाएगा। इसने तुर्क ए चहलगानी 40 सरदार जो शमसी जाति के सरदार थे, शमसी सरदारों का गठन किया। कितने सरदार थे बताएंगे?
तुर्क ए चहलगानी, शमसी सरदार थे। 40 ये वो व्यक्ति थे जिनका दिल्ली सल्तनत में बहुत प्रभाव था मित्र। बहुत प्रभाव कैसे? जैसे आप देखोगे आपके गांव में मोहल्ले होंगे, हर मोहल्ले में एक तो सबसे ताकतवर आदमी होगा ही। तो जो सबसे ताकतवर आदमी है, इल्तुतमिश ने चाल चली कि अगर दिल्ली की गद्दी पर बने रहना है तो जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं उनके लालच भी पूरे करने होंगे, उनके हित भी पूरे करने होंगे। अगर उनके हित पूरे नहीं हुए तो वो कल बगावत कर सकते हैं। तो उसने 40 लोगों को चिन्हा, दिल्ली सल्तनत के जो सबसे प्रभावशाली व्यक्ति उस समय के थे। तो उन लोगों को उसने बोला कि मैं एक दल बना रहा हूँ चार तुर्क चहलगानी, और आप लोग इसमें शामिल रहें। राज्य की तरफ से आपको धन आदि व्यवस्थाएं सब दिया जाएगा। ठीक है। आगरा में न्याय का घंटा लगवाया इसने। कुछ लोग इसको सोचते हैं भैया जहांगीर ने लगवाया। जहांगीर ने न्याय की जंजीर लगवाई है, न्याय का घंटा नहीं। तो कभी पूछे न्याय का घंटा तो किसने लगवाया? वो इल्तुतमिश ने लगवाया है। न्याय की जंजीर वो जहांगीर में पड़े। ठीक है। इल्तुतमिश के समय का इतिहास तारीख ए फिरोजशाही में लिखा है, और लेखक कौन है इसके? बर्नी है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। खलीफा से खिलहत प्राप्त करने वाला ये पहला सुल्तान बना। खलीफात से, अभी एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स 2023 वाले में ही क्वेश्चन पूछा गया, खलीफात से खिलहत पाने वाला पहला सुल्तान कौन है? तो आप क्या बोलोगे? गुलाम वंश का इल्तुतमिश है। ये खलीफा कौन है? खलीफा मैं आपको बता चुका, मोहम्मद साहब के बाद में खलीफा इस्लाम जगत का सबसे शक्तिशाली पद बनकर उभरा। जो खलीफा ने कह दिया वही होता था। तो खलीफा ने एक एप्रिसिएशन लेटर दिया, एक प्रशंसा पत्र दिया, किसके नाम पर? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश तुम ठीक काम कर रहे हो। ठीक है, कोई बोलेंगे कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। सौरभ पवार जी बहुत शानदार, आप वेरी गुड। इस तरह के बच्चों की आवश्यकता है। ठीक है, कोई दिक्कत? एक कह रहा अकबर के बारे में, अरे अकबर को अकबर के टाइम पे पढ़ेंगे। तुम तो ऐसी बात कर रहे हो, तुम्हारी शादी हो रही है, फेरे पड़ रहे हैं, तुम्हारी पत्नी का नाम गीता है और तुम बबीता की बात कर रहे हो। बेटा दिक्कत हो जाएगी, ऐसे कुछ और बात नहीं करनी है, फोकस यहाँ रखना है। खिलत समझ गए ना? एक प्रशंसा पत्र है, एक एप्रिसिएशन लेटर है। ओके, आगे आइए। क्या बोलेंगे जी? अब आते तराइन के तीसरे युद्ध पर। तराइन का तीसरा युद्ध हुआ 1215 एडी में। मैंने कहा था आप लोगों से, अगर आपको याद हो, कि गोरी ने अपना साम्राज्य किस किस में बांट दिया था। आप कहेंगे गोरी ने भैया एक क्षेत्र यल्दौज को दिया था, एक कुबाचा को दिया था, ठीक है, एक बख्तियार खिलजी को, और एक आपका स्वयं कौन था? ऐबक था। ठीक है। तो अब ऐबक को दिया, ऐबक तो मर गया 1210 में। तो जब 1210 में ऐबक मर गया तो इन दोनों ने क्या सोचा? दिल्ली भी संगठित हो चुकी है, अब दिल्ली राजधानी भी बन चुकी है। तो इन लोगों ने सोचा कि दिल्ली ऐबक को ही तो दी थी, इल्तुतमिश को थोड़ी दी थी, ये तो गुलाम है उसका, ये दिल्ली क्यों लेगा? दिल्ली हम लेंगे, दिल्ली हमारे बाप की है। ऐसा कह करके ये दिल्ली के लिए षड्यंत्र करने लगे। तो इल्तुतमिश के सामने एक तो ये बात है कि अपना शासन चलाए, और दूसरी दिक्कत आई कि विरोधियों से जो दिल्ली पर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं उनसे उसको लड़ना भी पड़ा। ठीक है, आगे देखें क्या बोलेंगे जी। तराइन का तृतीय युद्ध 1215 एडी में यल्दौज को इल्तुतमिश ने हरा दिया, और साथ में इस यल्दौज का खात्मा भी कर दिया। एक मुसीबत टल गई। कौन सी मुसीबत अभी बची हुई है? कुबाचा की मुसीबत बची हुई है। कुबाचा से ये बाद में निपटता है। ठीक है। और जब तराइन का तीसरा युद्ध इसने जीता तो मुद्रा चलाई। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। जीतल, जीतल नामक मुद्रा किसने चलाई थी? ये आपका किसने चलाई थी? क्या बोलेंगे? इल्तुतमिश ने। और टंका जो चांदी की मुद्रा थी किसने चलाई थी? यह भी इल्तुतमिश ने चलाई थी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? वेरी गुड। राम जी ने बहुत तकड़ा स्टेटमेंट दिया, गुरुजी ट्रक भर के मिठाई लाएंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा आपके भाव सुन करके हमको। आप सफल हो जाएं वो बड़ी बात है, बाकी सब तो मजाक है मित्र। ठीक है, आगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इल्तुतमिश के समय पर 1221 में मंगोलों का आक्रमण हुआ, जिसका नेतृत्व किया था चंगेज खान ने। चंगेज खान को ही हम तिमुचिन कहते हैं। क्या बोलते हैं? तिमुचिन कहते हैं। अब इंपोर्टेंट बात है भैया, इंपोर्टेंट बात है, कौन आ गया आपका भारत में? चंगेज खान। चंगेज खान नाम कितने बच्चों ने सुना है, बताएंगे जरा। अगर मैं बोलूं इस दुनिया में विध्वंस मचाने वाले शासकों में, जिन्होंने दुनिया में लाशों के ढेर लगा दिए,
इनमें नाम आता है सिकंदर का। सिकंदर का नाम आता है जिसने दुनिया में लाशों के ढेर लगा दिए, ठीक है, जिसको लोग महान बोलने की मूर्खता करते हैं। यूरोपियों के अनुसार महान हो सकता है वो, जहां उसने विजय प्राप्त की उस देश के लिए महान हो सकता है। भारतीय सभ्यता जहां इसने कत्ले आम किया वहां पर ये महान नहीं हो सकता। फिर चंगेज खान, ऐसे ही चंगेज खान से जो संबंध रखने वाले लोग हैं वह चंगेज खान की तारीफ कर सकते हैं। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि आपका, अगर हम बात करें, करीना कपूर और सैफ अली खान ने अपने बच्चे का नाम तैमूर रख दिया। लेकिन तैमूर एक नेगेटिव वर्ड है, क्योंकि तैमूर वो व्यक्ति है जिसने भारत में 1398 में आकर के तबाही मचाई, ठीक है। चंगेज खान ने इस दुनिया में तबाही मचाई है। और अगला जो है पिछले से ज्यादा तबाही मचाने वाला शासक हुआ, अगला पिछले से ज्यादा तबाही मचाने वाला। इसका मतलब क्या हुआ? सिकंदर से ज्यादा तबाही आपका चंगेज खान ने मचाई। चंगेज खान की तबाही, इसका आकलन आप इस तरह लगा सकते हैं, इसने उस समय की जो पूरी दुनिया थी उसकी 1% जनसंख्या को मार दिया। यानी उस समय कहते हैं कि पूरे विश्व की जनसंख्या 60 करोड़ हुआ करती थी, और पूरे विश्व की 60 करोड़ जनसंख्या में से 60 लाख लोग मौत के घाट उतार दिए गए चंगेज खान के द्वारा। अब ये चंगेज खान भैया है कहां से, क्या है, क्या बवाल है ये? तो यहां पर हमको एक बात समझनी होगी प्यारे देश भारत से। प्यारे देश भारत से इधर बच्चे मिड एशिया पड़ता है, मध्य एशिया पड़ता है। तो जो ये मध्य एशिया है, जो मिड एशिया है, एशिया का सेंटर है, बड़े ध्यान से सुनना और मजा आना चाहिए। मैं कभी तुम मुझे मिलोगे, कहानी पूछ लूंगा, ये सुनाओ जरा। कभी बोलो कि गुरुजी यू आर माय फेवरेट टीचर, फिर कहानी सुन लूंगा, मैंने फेवरेट तब मानेंगे। मिड एशिया में बच्चे, ये मिड एशिया में दरअसल में चंगेज खान नाम से आप लोगों को मुसलमान लग रहा होगा, ये मुसलमान नहीं था। चंगेज खान मुसलमान बाद में हुआ, पहले यह समानिष्ठवादी था। कौन था पहले? समानिष्ठवादी। ये टर्म आप पहली बार शायद सुन रहे हो। आप कहेंगे भैया ये समानिष्ठवादी क्या होता है? तो समानिष्ठवादी से मतलब होता है मित्र आपका कि जो बौद्ध थे, बौद्धों से निकला हुआ एक संघ था जो विकृत हो गए थे, जिन लोगों ने आपका अहिंसा के मार्ग को छोड़ दिया और हिंसा के मार्ग को अपना लिया, तो विकृत बौद्ध थे। कैसे? बौद्ध धर्म का एक बिगड़ा हुआ रूप थे, समानिष्ठवादी थे। मुस्लिम बाद में हुए, चंगेज खान ने मुस्लिम धर्म बाद में एक्सेप्ट किया है आपका। तो कहने की बात है, चंगेज खान जब चला मिड एशिया से तो उसने पहले मध्य एशिया को कंट्रोल किया। अब इतने सारे बच्चों की इतनी स्पीड से कमेंट चल रहे हैं, बताओ क्या कर सकते? मैं कह रहा हूँ मेरे भाई मेरी बात प्लीज ध्यान से सुनना, पैर पकड़ूं आपके, बंद कर दो कमेंट सेक्शन प्लीज। मेरे सामने होते, मैं आपका भाई होता, पेन चला रहे होते, नहीं मानते तो ऐसे ही मान लिया करो, रिक्वेस्ट है, सुन लिया करो। क्या बोलेंगे? तो ये मिड एशिया जो था, मिड एशिया क्षेत्र में ये चला, लेकिन कहां से आया? मंगोलिया देश से आया, इसीलिए इनको बोलते हैं मंगोल आक्रमण, मंगोलिया देश से। अब मंगोलिया देश से पूरी दुनिया को जीतता हुआ चल रहा था, कत्ले आम करता हुआ चल रहा था। तो कत्ले आम करते हुए मध्य एशिया में अगर मैं देशों की बात करूं तो ये आ गया आज के उज्बेकिस्तान क्षेत्र में। कहां पर आ गया? उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान जो क्षेत्र है, तुर्कमेनिस्तान, इस क्षेत्र को हम बोलते थे पहले, इतिहास में इसी क्षेत्र को कहा गया है ख्वारिज्म। क्या? इसी क्षेत्र को कहा गया है ख्वारिज्म। क्या कहा गया है? इस क्षेत्र को ख्वारिज्म कहा गया है। और इस ख्वारिज्म का जो शासक था, यहाँ पर जो राजा हुआ करता था ख्वारिज्म में, वह ख्वारिज्म का शासक हुआ करता था मोहम्मद का। क्या नाम था उसका? मोहम्मद नाम था। अब मोहम्मद एक ऐसा शासक था जिसको पता चला कि तेरे क्षेत्र में चंगेज खान आने वाला है। चंगेज खां के नाम की तबाही थी, चंगेज खां के नाम की तबाही ही थी। तो तबाही इतनी कि मोहम्मद भाग गया कैस्पियन सागर की तरफ। इधर भाग गया कैस्पियन सागर की तरफ। इसी का पुत्र है, और मैं यहाँ पर आपको इल्तुतमिश की समझदारी समझाना चाह रहा हूँ। इसके पुत्र का नाम है जलालुद्दीन मनकबरनी। क्या नाम था? जलालुद्दीन मनकबरनी। अब जलालुद्दीन मनकबरनी को पता चला कि आपका चंगेज खां जान से मार देगा, तो उसको पता चलता है कि दिल्ली में एक संगठन गुलाम वंश इकट्ठा हो रहा है जिसकी ताकतें बढ़ रही हैं। तो जलालुद्दीन मनकबरनी कहाँ आने का सोचता है? सोचता है मैं आपका दिल्ली जाकर के शरण ले लूं। इल्तुतमिश के दरबार में सिंध क्षेत्र तक तो पहुंच जाता है। इसके पीछे कौन आ रहा है? चंगेज खान।
इसके पीछे पीछे है। ये सिंध क्षेत्र आ जाता है भारत के, और यहाँ से एक दूत भेजता है इल्तुतमिश के यहाँ दिल्ली। कहता है कि ख्वारिज्म के महान शासक मोहम्मद के पुत्र जलालुद्दीन मकबरनी ने आपसे सुरक्षा का वचन मांगा है। उसने कहा किसने? उसने कहा ख्वारिज्म के महान शासक। बोला महान शासक है और सुरक्षा का वचन मांगता है, ये कैसा महान शासक हुआ? उसने अपने दूतों से पता लगाया कि सूचना दीजिए, थोड़ा वक्त में जवाब देंगे, है क्या चक्कर क्या है? उसने कहा भाई साहब इसके पीछे खतरनाक आदमी चंगेज खां है। उसने कहा इस बला को काटो। तो कहते हैं इसका जो दूत आया था, दूत की हत्या हालांकि निषेध बताई गई है, लेकिन इल्तुतमिश को वही एक ऑप्शन दिखा, बोला इसके दूत की गर्दन काट दो। गर्दन काट दी, कम्युनिकेशन हट गया। कहते हैं कि चंगेज खान का आक्रमण भारत पर भी होता, लेकिन 1221 में भारत की तरफ बढ़ते चंगेज खान को जैसे ही पता चला कि इल्तुतमिश नामक व्यक्ति ने उसके खिलाफत के व्यक्ति की हत्या कर दी है जो चंगेज खान की खिलाफत में है, तो उसने युद्ध की नीति को क्या कर दिया है? तब्दील कर दिया। कोई दिक्कत इस बात में? समझे? कोई परेशानी, कोई दिक्कत? ठीक है, यहां तक की बात समझ गए। यानी कि इसने इल्तुतमिश के समय 1221 में मंगोलों का जो आक्रमण हुआ उसको इसने निष्फल कर दिया। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है, चंगेज खान से 2 पॉइंट आप लिखना जो याद करने की बात है। चंगेज खान ने ट्रांस अक्शियाना पर हमला कब किया था? बड़ा पूछा जाता है। चंगेज खान ट्रांस अक्शियाना क्षेत्र पर आक्रमण। चंगेज खान ने ट्रांस अक्शियाना पर हमला कब किया था? आपसे पूछे ये तो आप कहेंगे ट्रांस अक्शियाना पर 1219 में। ट्रांस अक्शियाना जो बच्चे जानना चाहें किस क्षेत्र में पड़ता है? ईरान क्षेत्र में, ईरान देश में, वर्तमान के ईरान। तो कब किया था? 1219 में किया था, 1219 में। आपसे पूछे चंगेज खान की मौत कब हुई? तो चंगेज खान की मौत हुई है बच्चे, इसकी मौत हुई थी कब? 1227 में। क्या बोलोगे? 1227 एडी, यानी कि 1227 ईस्वी में इसकी मौत हुई थी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ये बात याद रखेंगे। और ऐसे ही इसने ट्रांसक्शियाना पर हमला नहीं किया था। दरअसल में ट्रांसक्शियाना क्षेत्र में 450 मंगोल लोग सुरक्षा मांगने गए थे। उन 450 मंगोल लोगों की हत्या ट्रांसक्शियाना के शासक ईरान में कर दी गई। तो उसका बदला लेने के लिए फिर चंगेज खान गया था। ठीक है, कोई परेशानी? भैया कहा जाता है चीन में 10 परिवारों में से 9 परिवार चंगेज खान के थे। हाँ, ये कहानी चलती है। दरअसल में इस कहानी के पीछे बात क्या है कि चंगेज खान ने खुद ने लगभग कहते हैं 300 शादियां की। तो आप सोचो उस समय पर 300 शादियां की, और उन सब ने भी कई कई शादियां की। तो कहा जाता है उस क्षेत्र में जो मंगोल क्षेत्र है उसके ब्लड ग्रुप में कहीं ना कहीं चंगेज खान की हर 10वीं औलाद चंगेज खान की है। तो आप सोचो उस समय के 300 और 300 की इतनी ही शादियां मान लो, तो उसके 300 के 300 पुत्रों ने इस तरह से शादी की। ठीक है, बहुत बढ़िया। कुलदीप चिकारा जी, आपकी मेहनत है इसीलिए प्रश्न मिलते हैं आपको, हमेशा मिलते रहेंगे। कोई दिक्कत? इतनी बात समझे? इतनी बात में किसी को कोई परेशानी? आगे आते हैं। मकबरा शैली का जनक कहते हैं इल्तुतमिश को। किसको कहते हैं? मकबरा। तो ये मकबरे किसने बनवाए हैं? आपका इल्तुतमिश ने। किसका मकबरा बनवाया था इसने, जरा बताएं। तो आप कहेंगे भैया इसने, आपने बताया था कि ऐबक का मकबरा भी इसने बनवाया, लेकिन ऐबक का मकबरा इसने सबसे पहले नहीं बनवाया। अब देखो एक बच्चा कह रहा 300 पत्नियों के साथ कैसे रहता होगा? तुम मूर्ख हो। तुम एक पत्नी के साथ 300 दिन रह सकते हो, तो वो 300 पत्नियों के साथ एक एक दिन नहीं रह सकता। आगे मकबरा शैली का जनक क्या बोलेंगे? इल्तुतमिश है। और इसने सुल्तानगढ़ी का मकबरा, जो भारत का पहला मकबरा है, इसीलिए इसको मकबरा शैली का जनक कहते हैं। क्या बोलोगे? भारत का पहला मकबरा। नटखट हो तुम, नटखट, और बच्चे नटखट होते ही हैं। तुम्हारी शैतानियों पर जो सीरियस अच्छे बच्चे होते होंगे वो हंसते होंगे। तो क्या बोलेंगे? सुल्तानगढ़ी का मकबरा, ये भारत का पहला मकबरा है जो नसीरुद्दीन महमूद की याद में बना। मैं आपसे थोड़ी देर बाद पूछूंगा नसीरुद्दीन महमूद कौन है। नसीरुद्दीन महमूद दरअसल में कौन था? ये इल्तुतमिश का बेटा है। अपने ही बेटे का मकबरा बनाना पड़ा। इल्तुतमिश का बेटा है। दरअसल में हुआ क्या था मैं आपको बताऊंगा।
इल्तुतमिश को ये क्यों बनाना पड़ा, इसके पीछे कारण क्या? इल्तुतमिश के समय पर बच्चे एक आपका बिहार में एक विद्रोह हुआ था। क्या हुआ था? इल्तुतमिश के समय बिहार में एक विद्रोह हुआ। मैं आपको बता दूं, चलो थोड़ा विस्तार से बता देते हैं। इल्तुतमिश के समय अगर मैं बात करूं, इसके समय, इल्तुतमिश के समय, कहीं किनारे पर लिख लेना आप भी अपने नोट्स में बाद में। इल्तुतमिश के समय 1225-26 में क्या हुआ? एक विद्रोह हुआ। विद्रोह हुआ दरअसल में वो आपका बंगाल और बिहार में। कहाँ पर हुआ? बंगाल और बिहार में ये विद्रोह हुआ। बंगाल और बिहार क्षेत्र में विद्रोह हुआ। और ये विद्रोह किया गया था किसके द्वारा? गियासुद्दीन द्वारा। किसके द्वारा? गियासुद्दीन द्वारा किया गया। गियासुद्दीन द्वारा। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि बंगाल और बिहार उस समय तक दिल्ली सल्तनत के अधीन थे। तो उन लोगों ने बोला, विद्रोह का मतलब क्या होता था कि ये लोग जो है पैसा दिल्ली सल्तनत को इनको भेजना होता था, टैक्स का, जमीन का जो पैसा ये लेते थे किसानों से वहाँ के, तो वो उनको दिल्ली सल्तनत भेजना होता था। लेकिन बहुत सारे राजा क्या करते थे, वो पैसा नहीं भेजते थे, दिल्ली पैसा नहीं भेजा जाता था। तो इसको बोलते थे कि वह अपनी मनमानी कर रहा है, और यही विद्रोह था। इल्तुतमिश ने पत्र भेजा, इसने पत्र का कोई जवाब नहीं दिया, और पत्र का जवाब नहीं दिया तो फिर इल्तुतमिश ने, प्रश्न पूछा जाता है एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया कि आपका 2022 वाले में, इल्तुतमिश ने विद्रोह का दमन करने किसने भेजा? विद्रोह का दमन करने यहाँ पर आपका किसको? अलाउद्दीन जानी को भेजा था। तो पूछते हैं आपका कि इल्तुतमिश ने बंगाल और बिहार में विद्रोह का दमन करने के लिए किसको भेजा? अलाउद्दीन जानी को भेजा। अब देखो कितना चालू है गयासुद्दीन। जैसे ही उसको पता चला इल्तुतमिश ने एक सेना लेकर के अलाउद्दीन जानी को भेजा है, बड़ा चालाक है, यहाँ था इधर, यहाँ से सेना चली, आसे आगे हाथ जोड़ गया, बोला भाई साहब आपका आदमी हूँ, माफ करो, गलती हो गई, अब नहीं करूंगा, दोबारा नहीं करूंगा, फिर से नहीं करूंगा। क्या बोलेंगे आप? बोलेंगे कि भैया दोबारा नहीं करूंगा, इसका मतलब ठीक है माफ कर देते हैं। गयासुद्दीन को माफ कर दिया गया, सेनाएं वापस लौट गई। नालायक उन सेना के वापस जाते ही कहता है, नालायक कहता है कि कौन? इल्तुतमिश, मैं नहीं जानता किसी इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश ने बोले यार ये भी सिर में दर्द आदमी है, इसका क्या इंतजाम हो? तो इंतजाम ये किया कि इल्तुतमिश ने फिर अपने पुत्र को भेजा, पुनः फिर अपने पुत्र किसको? नसीरुद्दीन महमूद को भेजा। अपने पुत्र नसीरुद्दीन महमूद को भेजा। और ये जो नसीरुद्दीन महमूद था, नसीरुद्दीन महमूद जब इस अभियान पर गया तभी ये बीमार पड़ा, और इसी अभियान के बाद में, आने के बाद में नसीरुद्दीन महमूद की मौत हो गई। कहते हैं नसीरुद्दीन महमूद की मौत ही है जो इल्तुतमिश को ले डूबी, क्योंकि इल्तुतमिश अपने पुत्र नसीरुद्दीन महमूद को बेहद प्यार करता था। असीम प्यार वाली बात होती है, असीम प्यार। कहते हैं जब से इसकी मौत हुई तो ये आपका इल्तुतमिश बीमार हुआ, और 1226 लगभग 27 में इसकी मौत हुई, तो 1227 के बाद में लगभग 9 वर्षों तक इल्तुतमिश की तबीयत में कोई सुधार देखने को नहीं मिला, वह बीमार रहा। क्या बोलेंगे? ये भैया जी एक तरह से पुत्र और पिता का प्रेम हम कह सकते हैं। तो इल्तुतमिश ने अपने बड़े बेटे महमूद की याद में, जिसको हम नसीरुद्दीन महमूद कहते हैं, टकसाल, टकसाल मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में भी बताया है। भारत में बच्चे 4 टकसालें हैं जहाँ पर सिक्के बनते हैं, जैसे नोएडा टकसाल है, मुंबई में टकसाल है, कोलकाता, हैदराबाद में टकसाल है। भारत में 4 टकसालें हैं जो सिक्के बनाती हैं, 5 रुपए का सिक्का, 1 रुपये, 2 रुपये, 10 रुपये का सिक्का। इसके समय पर भी टकसाल थी, क्योंकि सिक्के ये भी छाप रहा है। तो टकसाल का नाम लिखवाया इसने कि ये किस टकसाल के, दिल्ली टकसाल है कि लाहौर टकसाल का सिक्का है, तो टकसाल का नाम लिखवाया। आज भी आप किसी सिक्के को उठाओगे, आप देखोगे कि सिक्के पर डॉट बना हुआ है, तो वो नोएडा टकसाल का। आज भी सिक्कों की पहचान होती है कि किस टकसाल पे बना है। अतारकीन का दरवाजा जोधपुर में किसने? इल्तुतमिश ने बनवाया। किसने बनवाया है? इल्तुतमिश ने बनाया है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, गजब। एक बच्चा कह रहा है रिकॉर्डेड क्लास क्यों चला रहे हो? नहीं भाई साहब, लाइव क्लास है, लाइव क्लास है, 10,300 बच्चे लाइव हैं, क्लास देख रहे हैं। आपको ही लग रहा होगा कि मेरे मित्र ये एक रिकॉर्डेड क्लास है। अच्छा, तुम इतना दिमाग लगाते क्यों हो? खुद सोचो। चलो रिकॉर्डेड भी होगी तो क्या चीज़ है, जो चीज़ आपके पास पहुंचनी चाहिए वो पहुंच रही है। उससे मतलब नहीं है तुमको कुछ बोलना है कि तुम्हारा नाम लिया जाए। अब भी नहीं लिया मैंने तुम्हारा नाम, बताओ। चलें आगे। राहुल जी को ब्लॉक कर दिया जाए, ऐसे भी ब्लॉक करा देता हूँ, चलो रहने देना।
बेटा पढ़ाई पढ़ाई करनी है, ठीक है। कोई दिक्कत? इतनी बात लिख चुके, बोलेंगे एक बार। सर अतारकीन के दरवाजे के लिए जोधपुर या एक आपका नागपुर में, दोनों जगह बने हैं बच्चे आपका। एक नागौर में भी आप पढ़ेंगे, वहां पर भी अतारकीन का दरवाजा है, दोनों जगह अतारकीन का दरवाजा। नागौर वाला बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है, समझे बात को। बहुत थैंक यू अभिषेक जी, वेरी गुड, बहुत गजब, बहुत शानदार। हाँ, ये अपना नाम बुलवाने के लिए लिखते हैं। नहीं लेंगे नाम ऐसा। जो बच्चा फैक्ट की बात करेगा, कुछ जोड़ेगा, तब उस बच्चे का नाम लिया जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? एक बच्चा पूछ रहा गयासुद्दीन का क्या हुआ, आप सोच लो खुद ही गयासुद्दीन का क्या हुआ होगा। जो नालायकी कर रहा, दिल्ली सल्तनत के खिलाफ मार डाला गया। आगे आएंगे। इल्तुतमिश का दरबारी कवि है मिनहाज उस सिराज, जिसने पुस्तक लिखी है तबकात ए नासिरी। कौन सी पुस्तक है? तबकात ए नासिरी, ठीक है। आगे आते हैं। इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली में स्वयं इल्तुतमिश ने ही बनवाया। 1236 में इल्तुतमिश की मौत होगी। मैंने अभी बताया मौत कैसे हुई है, बीमारी से हुई है। और इल्तुतमिश ने ही कुतुब मीनार को पूर्ण कराया। कौन कौन सी मंजिल बनाई जरा बताएं? दूसरी, तीसरी और चौथी बनाई भैया, दूसरी, तीसरी और चौथी बनाई, ठीक है। कोई दिक्कत? अच्छा, अगर हम बात करें आपका, अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया इल्तुतमिश किस तरह का व्यक्ति रहा होगा, आप लोगों को एक बात समझनी होगी। इल्तुतमिश धर्मांध व्यक्ति नहीं था, धर्म में अंधा व्यक्ति नहीं था, क्रूर नहीं था इल्तुतमिश, एक ठीक शासक था इल्तुतमिश, ठीक है। तो इल्तुतमिश की मौत हो जाती है। इल्तुतमिश की मौत के बाद में अब दिक्कत आएगी। अब दिक्कत आती है कि 40 सरदार किसने बनाए थे? तुर्क ए चहलगानी किसने बनाया था? तो आप कहेंगे तुर्क ए चहलगानी भैया इल्तुतमिश ने बनाया था। अब 40 सरदार एक्टिव हो जाएंगे, अब 40 सरदारों की चलेगी, ये बात देखनी होगी आपको। दरअसल में क्या हुआ, आपका रुकनुद्दीन फिरोज, जो पिता जिसके इल्तुतमिश ही हैं, ये इल्तुतमिश के बाद में शासक बना। मैंने लिखा हुआ 1236 से 1236, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 7 महीने का इसका शासन था। और इसकी माँ का नाम है शाह तुर्कान। दिक्कत क्या हुई भैया? दरअसल में मैंने आपको बोला ये बहुत ज़्यादा विलासी व्यक्ति था। रुकनुद्दीन फिरोज बहुत ज़्यादा विलासी व्यक्ति था, इसका बिल्कुल ध्यान नहीं था। ये तो हरम जैसी स्थानों पर रहता था। हरम मतलब बहुत सारी सुंदर महिलाओं का स्थान, और वहीं पर ये डूबा रहता। इसको कोई मतलब नहीं था क्या सल्तनत है क्या नहीं है। शासन देखने लग गई माँ शाह तुर्कान। शासन कौन देखती थी? इसकी माँ शाह तुर्कान। लेकिन ये एक बदतमीज और चरित्रहीन किस्म की महिला थी, ये एक चरित्रहीन महिला थी। और तो 40 सरदार जो थे, अब ये जो 40 सरदार हैं, 40 सरदार हैं, ये 40 सरदार भी किसको समर्थन कर रहे थे? 40 सरदारों की भी मौज आ गई थी कि वो भी अपनी मनमानी, क्योंकि अब राजा ही लायक नहीं है, तो 40 सरदारों को लूटने का मौका मिल रहा था। तो 40 सरदार भी एक्टिव थे। लूटपाट चल रही थी दिल्ली में, सब लोग अपने तरीके से जिस तरह से धन कमा रहे थे, उस तरह का पैसा सब लोग कमाते रहे। तो कौन व्यक्ति गद्दी पर आया, बोलेंगे एक बार? क्या बोलेंगे? आपका रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर आया 1236 से 1236, ठीक है। बहुत बढ़िया। एक बच्चा पूछ रहा है इक्ता का क्या मतलब है? बेटा जब मैं बताता हूं तो आप सो जाते हैं क्या? इक्ता मतलब जमीन का टुकड़ा। जैसे तुम मेरे पास आओ, तुम बोलो भैया मुझे सरकारी नौकरी नहीं करनी, तो मैं बोलूंगा तुम एक काम करो, तुम मेरे मैनेजर बन जाओ, मैं तुम्हें मैनेजर बना लूँ। तुम बोलो भैया क्या दोगे मैनेजर के बदले? मैं बोलूँ तुमसे ये हमारी 40 बीघे खेत है, ये तुम ले लो, इसको जोतो बो, इससे जो पैसा आए उससे तुम अपना घर चलाओ। ये एकता है। एकता मतलब जमीन का टुकड़ा। आज मैं एक क्लास में शायद तीसरी बार बता रहा हूँ, अब पता नहीं कहाँ रहते हैं। सर समानिष्ठवादी क्या है? बच्चे बौद्ध धर्म के जो बिगड़े हुए लोग थे। बौद्ध धर्म क्या मार्ग सिखाता है? अहिंसा का। और जिन लोगों ने अहिंसा का मार्ग छोड़ दिया, चंगेज खां के अहिंसा के मार्ग पर चल रहा, हिंसा के। तो मैंने आपको बताया, आपने शायद अपने कान बंद कर लिए थे उस टाइम पर, कि बौद्ध धर्म का विकृत रूप है। अच्छा तुम सो कहाँ जाते हो जब मैं बताता हूँ तुमको? आज पहली बार बता रहा हूँ कि आपको नहीं सुनोगे चीज़ों को तो उसका दंड आप स्वयं भुगतोगे। बहुत ध्यान से सुनना है। बीच में या तो व्हाट्सएप पे मैसेज करने चले जाते होगे, या ऐसे कमेंट लिखते रहते होगे, तो कहाँ से पता चलेगा? बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। कमेंट सेक्शन ऑफ रखें। उन सारे छात्रों से जो सिलेक्शन लेना चाहते हैं, फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ,
तुम कमेंट्स मत करना। अब मैं अपने आप समझ जाऊंगा कि जो कमेंट्स कर रहे हैं इनको सिलेक्शन की नीड नहीं है, या तो इनके घर इतने विकसित हैं कि इनको ना तो गुरु आज्ञा पालन करनी है और ना इनको मतलब अपनी मनमर्जी करनी है, तो मैं समझूंगा ये सक्षम बच्चे हैं जिनको नौकरी की ज़रूरत नहीं है। मेरा दोस्त, मेरा ऐसा एक भी मित्र जो नहीं चाहता सफलता से चूकना, कमेंट सेक्शन से दूर रहे, बस इतनी बात है। क्लास अंत हो जाएगी, दोबारा इस बारे में बात नहीं करेंगे। तो बात क्या समझे? बात समझे कि भाई साहब आपका चरित्रहीन महिला के हाथ में शासन है, शाह तुर्कान, 40 सरदारों की मौज है। अब आ गई कौन? अब आ गई रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान तुर्की इतिहास की पहली मुस्लिम शासिका हुई, भारत की पहली मुस्लिम शासिका हुई। और ये कौन थी? इल्तुतमिश की बेटी है। मिनहाज उस सिराज जो इल्तुतमिश का दरबारी कवि है वह लिखता है। मिनहाज उस सिराज का स्टेटमेंट आपको याद रखना चाहिए। मुनाज उस सिराज कहता है कि अगर रजिया महिला ना होती, अगर रजिया महिला ना होती तो उसका नाम इतिहास के बड़े शासकों में शुमार होता। उतनी लीडिंग पावर उसके अंदर थी, इतनी जबरदस्त लेडी वो थी, सुंदर बहुत थी। ये बात समझनी होगी तुमको, रजिया सुल्तान। लेकिन लीडरशिप भी उतनी ही बेहतरीन। कैसे लीडरशिप इसने की? मिनहाज सुसराज ने कहा कि रजिया का महिला होना उसके पतन का कारण बना। रजिया नमाज में, शुक्रवार की नमाज में लोगों के सामने जाती है, लाल वस्त्र पहन के जाती है। लाल वस्त्र मतलब कुछ मांग करने के लिए वस्त्र पहने जाते हैं। लाल वस्त्र पहन के लोगों के सामने पहुंची, भीड़ में उसने भाषण दिया और इतना शानदार भाषण दिया। रजिया कहती है कि अब दिल्ली सल्तनत के इतने बुरे दिन आ गए हैं कि एक चरित्रहीन महिला के हाथों में दिल्ली का शासन है। अब दिल्ली के शासन की बागडोर विलासिता के हाथ में आ चुकी है। रुकनुद्दीन फिरोज जो हरम से बाहर तक नहीं निकलता, वह तुम्हारा राजा कैसे हो सकता है? उखाड़ फेंको ऐसी सत्ता को। और रजिया ने जब इस तरह के शब्द वहां पर बोले तो वो जो भीड़ थी, उस भीड़ के अंदर आक्रोश आ गया और वह भीड़ भागी। रुकनुद्दीन फिरोज उस समय किले पर नहीं था, बाहर था रुकनुद्दीन फिरोज। किले में थी शाह तुर्कान। भीड़ ने किले में शाह तुर्कान को मार दिया। शाह तुर्कान मौत के घाट उतार दी गई और रजिया सुल्तान को लोगों ने अपनी शासिका घोषित कर दिया। उसने कहा, मैं इल्तुतमिश की बेटी, मैं डिजर्व करती हूँ, आप लोगों के हक के लिए मैं लड़ाई लड़ूंगी। दिल्ली सल्तनत को बहुत मजबूत और एक ढंग से, एक न्यायपूर्ण तरीके से चलाएंगे। सब लोग रजिया की वाही वाही करने लग गए। 40 सरदार, उनके हित इस समय पूरे नहीं हो रहे हैं, तो 40 सरदार किसके खिलाफ हो जाएंगे? अब रजिया के खिलाफ हो जाएंगे, रजिया के खिलाफ हो जाएंगे। ठीक है, बोलेंगे बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। भैया आप रजिया को सुंदर कैसे कह सकते हैं? आपने देखा था उसको? मैंने तो मित्र आपको भी नहीं देखा, मैं आपको भी सुंदर कहूंगा कि आप भी सुंदर हैं। किसी को सुंदर तक सुंदर कहना पाप नहीं है, दिक्कत यह तुम किसी को कुरूप कह दो तो बात समझ में आती है कि भैया आप किसी को कुरूप कैसे कह सकते हैं। सुंदर तो किसी को भी कहते हैं। रजिया कुल्हा और चोगा धारण करती थी। कुल्हा मतलब कैप लगाती थी, एक कैप, और एक ब्लेजर पहनती थी। यानी इसने बुर्का छोड़ दिया। क्या बोलोगे? इसने बुर्का छोड़ करके एक कैप और एक ब्लेजर पहनना दरबार में शुरू कर दिया। तो वैसे ही सब लोग बोल रहे हैं कि मुस्लिम शासिका प्लस में ड्रेस कोड जो हमारा था वो चेंज कर दिया, ये तो बड़ी दिक्कत की बात है। अब रजिया को ऐसे नहीं जीत पा रहे थे, तो रजिया के खिलाफ 40 सरदारों ने एक एक अभियान शुरू किया जिसको बोलते हैं दिल्ली सल्तनत का कानाफूसी का अभियान। कानाफूसी का अभियान। और कानाफूसी का अभियान कैसे उसने शुरू किया, तो यहां पर देखना। कानाफूसी का जो अभियान था वो शुरू किया गया इस तरह से कि पहले मैं आपको बता दूं इसका नेता कौन था। कानाफूसी के अभियान का जो इस षड्यंत्र का नेता था, कभी आपसे पूछे कि रजिया सुल्तान के खिलाफ षड्यंत्र का नेता कौन था, तो षड्यंत्र का नेता था एतगीन। कौन था? एतगीन। एतगीन जिसके पास दिल्ली सल्तनत में एक पद था, अमीर ए हाजिब। क्या बोलोगे? अमीर ए हाजिब। अमीर ए हाजिब। अमीर ए हाजिब का मतलब होता है मैनेजर, प्रबंधक। तो ये प्रबंधक हुआ करता था राजा का। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में। कौन था ये आपका? जब रुकनुद्दीन फिरोज था, रुकनुद्दीन फिरोज को भी मार डाला गया। रुकनुद्दीन फिरोज का ये कौन था? मैनेजर था एतगीन। इसने चलाया, इसने विद्रोह चलाया, कानाफूसी का अभियान।
बोले कि यार रजिया की तो पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, तो रजिया की अगर पॉपुलैरिटी बढ़ रही है तो रजिया की पॉपुलैरिटी कैसे डाउन की जाए। तो इसके लिए बोला रजिया से कि रजिया को कैसे नीचा दिखाया जाए। तो लोगों को उन्होंने मैसेज देना शुरू किया कि रजिया के बारे में तुम जानते हो, रजिया का चरित्र बहुत खराब है। उन्होंने कहा यार रजिया का चरित्र कैसे खराब है। तो उन्होंने बोला कि एक काला गुलाम है याकूत, एक अफ्रीकन गुलाम जिसको एब्सिनियाई गुलाम हम कहते हैं, एबनिशियाई गुलाम था एक याकूत। धर्मेंद्र हेमा मालिनी की मूवी तुम देखोगे, धर्मेंद्र याकूत बना है, काला गुलाम बना है, हेमा मालिनी रजिया सुल्तान बनी है। तो याकूत को अमीर आखूर नियुक्त किया था किसने, रजिया ने। और ये अल्तुनिया के विद्रोह में मारा गया, इसकी बात हम अभी करेंगे। तो याकूत के बारे में बात चली कि याकूत और रजिया के बीच प्रेम है। रजिया जब घोड़े पर बैठती है तो याकूत उसको, एक गुलाम व्यक्ति साशिका को अपने हाथों से गोद में भर के आपका घोड़े पर बैठाता है। बहुत सारे इतिहासकार लिखते हैं रजिया घोड़े पर बैठकर नहीं, हाथी पर बैठकर चलती थी। यह कथन एकदम से गलत है, एकदम से गलत होगा। तो अमीर आखूर नियुक्त किया था। इसी की प्रेम कहानी के चर्चे चले कि रजिया और याकूत के बीच प्रेम संबंध है। तो लोगों के बीच में जब ये खबर गई कि रजिया एक साशिका होते हुए गुलाम के साथ में मोहब्बत में है, तो लोगों ने सोचा यार ये भी ऐसी ही निकली, ये भी मोहब्बत सोहब्बत के चक्कर में पड़ रही है, दिल्ली को ये भी नहीं देख रही है। ठीक है, दिल्ली को ये भी नहीं देख रही है। तो इसके रजिया के खिलाफ विद्रोह होने शुरू हुए। रजिया के खिलाफ षड्यंत्र का नेता कौन रहा, एतगीन। अगर मैं बोलूं रजिया के खिलाफ जो पहला विद्रोह हुआ, पहला विद्रोह हुआ आपका लाहौर क्षेत्र में। कहां पर हुआ पहला विद्रोह हुआ, उसके खिलाफ लाहौर और मुल्तान क्षेत्र में, लाहौर और मुल्तान में। और किस व्यक्ति द्वारा ये विद्रोह किया गया था लाहौर और मुल्तान में, ये बात आपको याद रखनी होगी, कबीर खान द्वारा। किसके द्वारा, कबीर खान द्वारा। रजिया को पता चलता है कि कबीर खान दिल्ली की सल्तनत के खिलाफ आवाज उठा रहा है, तो रजिया चल देती है अपनी सेना को लेकर मुल्तान क्षेत्र में, कबीर खान को तबाह करके आती है। तो यहां पर लोगों को ये मैसेज जाता है कि रजिया साधारण महिला नहीं है, वो नेतृत्व करना जानती है, वो नेतृत्व करना जानती है, वो युद्ध लड़ना जानती है और विरोधियों को झुकाना भी जानती है। तो रजिया बहुत मजबूत यहां पर हुई। तो रजिया के खिलाफ फिर एक और विद्रोह हुआ, अल्तुनिया ने विद्रोह किया भटिंडा पंजाब में। यहां रजिया जब इस विद्रोह को दबाने गई तो अल्तुनिया, क्योंकि एक बहुत मजबूत 40 सरदारों में से ही एक सरदार था, ये भी तुर्क चहलगानी का उन 40 सरदारों में से ही एक सरदार है लाहौर और मुल्तान में। इसको पंजाब की जगह मिली हुई थी दिल्ली सल्तनत में, ये यहाँ पर है। इसने रजिया को कैद कर लिया मतलब रजिया यहाँ पर कैद कर ली गई। यहीं पर कहते हैं कि रजिया गुंडों में फंस गई, कैद कर ली गई किला मुबारक में। किला मुबारक में किसने कैद कर लिया, और बाकी के बचे हुए जो 40 सरदारों में से जो सरदार थे दिल्ली में, उन्होंने जश्न मनाया कि रजिया कैद हो गई है, रजिया कैद हो गई। पार्टी दी उन्होंने एक दूसरे को, दावत का एक जश्न का इंतजाम हुआ। और जब जश्न का इंतजाम हुआ तो गलती क्या हुई कि अल्तुनिया को बुलाना वो लोग भूल गए। जश्न में इतने डूबे थे कि अल्तुनिया को संदेश तक नहीं भिजवाया। अल्तुनिया की कैद में ही जिसने कैद किया है रजिया को, उस तक को नहीं बुलाया है। रजिया यहाँ चाल चलती है, सुंदर महिला, चाल में कामयाब हुई। उसने कहा ऐसे न मुझे तुम देखो, मैं दिल में बसा लूंगी। भाई साहब सुंदर, उसने कहा इससे कि तुम कौन हो अल्तुनिया, तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ एक जागीर है पंजाब की। मैं दिल्ली की शासिका हूं, अभी नहीं हूं, तुम्हारी कैद में हूं तो दिल्ली की शासिका ही। अगर हम और तुम शादी कर लें, हम और तुम शादी कर लें तो वो दिल्ली की गद्दी किसकी हुई, मेरी और तुम्हारी हुई। तो क्यों ना चल के उस दिल्ली की गद्दी पे बैठा जाए। अल्तुनिया की खोपड़ी एक्टिव थी, बात समझ में आई। अल्तुनिया ने बोला आई एम इन लव विद यू टोटली। उसने बोला मैं तो बहुत पहले से प्रेम करता हूं तुमसे, मैं तो सोच रहा था कब तुम बोलो और तुम ऐसे हाथ पकड़ के, ऐसे नहीं होता हाथ फंसा के इधर से, कैसे बताऊं, मतलब दूसरा हाथ नहीं है, कोई बताता नहीं ना, क्या कि हाथ फंसा के चलते हैं दिल्ली। दोनों पहुंचे दिल्ली, लेकिन उधर विद्रोह का सामना करना पड़ा, दोनों को वापस भागना पड़ा। वापस भागने में ही बच्चे, तो ये तो समझ गए ये काला गुलाम कब मरा, जब अल्तुनिया से विद्रोह हुआ। और जब ये लोग दोनों मिलकर दिल्ली गए, वापस आए तो रजिया की हत्या कर दी गई 13 अक्टूबर 1240 को। बहुत सारी तिथि इतिहासकारों की बताई गई हैं, लेकिन कहने का मतलब है फाइनली रजिया की हत्या हो गई।
दिल्ली की जो एक आपका शासिका हो सकती थी उसकी हत्या कर दी गई। षड्यंत्र कौन रच रहा था? सारे ऐतगीन। उन 40 सरदारों का दिल्ली में नेता ऐतगीन है। ठीक है, ऐतगीन। इसके बाद में इल्तुतमिश का एक बेटा है जो रजिया का भाई था। इल्तुतमिश के कई बेटे हैं, आप समझ सकते हैं। बहराम शाह, वह भी 1240 से 42 शासन करता है। बहराम शाह जो गद्दी पे बैठा वो 40 सरदारों की वजह से बैठा है, क्योंकि 40 सरदारों को अपनी ताकत दिख गई थी। बहुत बढ़िया। 40 सरदारों को अपनी ताकत जब दिख गई तो उन्होंने अपना नायब ए मुमलिकात, 40 सरदारों में ताकतवर कौन था? ऐतगीन। तो नायब ए मुमलिकात आप समझ सकते हैं प्रधानमंत्री। वास्तविक शक्ति किसके हाथ में होती है देश में? राष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री। बोलें एक बार। बोलें एक बार। कितना टाइम हुआ बच्चों? टाइम नहीं दिख रहा है, बीच में क्लास बंद। 10:49 हुए हैं अभी, 11:20 हो रहे हैं यार, पागल। चलो ठीक है, 5 मिनट और पढ़ेंगे। उसने नायब मुमलिकात पीएम नियुक्त किया ऐतगीन को। तो शक्ति किसके पास है? ऐतगीन की। तो राष्ट्रपति जैसा है बहराम शाह तो, ठीक है। और लेकिन गलती क्या हो गई? ऐतगीन अब चमक में है। ऐतगीन ने सोचा कि यार मैं तो वो आदमी हूं जो दिल्ली की गद्दी पे लोगों को बिठाता हूं, दिल्ली की गद्दी पे। तो कहते हैं बहराम शाह के गेट पे तो खड़े रहते थे 2 हाथी, इन भाई साहब के गेट पे रहते थे 4 हाथी। बहराम शाह चलता था 100 सैनिकों की टुकड़ी के साथ में, ये भाई साहब चलते थे 200 की टुकड़ी के साथ में। लोगों ने बहराम शाह के कान में बोला, पागल, तेरी पॉपुलैरिटी कम, तुझसे ज्यादा तो तेरे एक पद जो तेरे द्वारा दिया गया पद है, नायब मुमलिकात का पद, उसके बारे में चर्चा ज्यादा हो रही है दिल्ली में। लोग ऐतकीन के फॉलोवर बन रहे हैं, लोग जानते हैं ऐतकीन का प्रभाव है। और जब व्यक्ति आगे बढ़ता है तो हर आदमी सोचता है यार आई एम द मालिक, मैं मालिक हूं, किसी और की प्रसिद्धि इतनी क्यों, ये तो नहीं होनी चाहिए। तो ऐतगीन की हत्या करवा दी गई। ऐतगीन को रातों रात सोते हुए मरवा दिया गया बहराम शाह के द्वारा। बहराम शाह के समय पर ही बच्चे तैयर के नेतृत्व में मंगोलों ने 1241 में आक्रमण किया है। तैयर इनका नेता था। क्या बोलोगे? तैयर कौन है? तैयर इनका नेता है। तो ऐतगीन जो रजिया के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा था मारा गया। गद्दी पर ऐतगीन की वजह से ही आया बहराम शाह, तो बहराम शाह ने इसकी हत्या करवा दी। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये तो भैया जान गए हम। तो मंगोलों ने भारत में कहां पर आक्रमण किया इस तरह से पूछें तो लाहौर क्षेत्र में किया था, जो लाहौर एरिया है। कहां पर? लाहौर में आक्रमण किया था। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बहुत शानदार। वेरी गुड, बहुत शानदार। सर जी मैंने आपको अपना मॉडर्न द्रोणाचार्य मान लिया। नहीं भाई साहब, द्रोणाचार्य ना मानो तो ज़्यादा सही है। मुझे द्रोणाचार्य में कमियां दिखती हैं, समझ सकते होंगे कैसी कमियां। मुझे तुम जो मैं हूं वही मान लो, ये काफ़ी है मेरे लिए। क्योंकि द्रोणाचार्य ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने संभावनाओं को छीन लिया। एकलव्य जो द्रोणाचार्य जी को अपना गुरु मान गया, जिसने उनकी मूर्ति स्थापना करके इतना श्रद्धा भाव अर्पित कर दिया उसी मूर्ति में, और अपनी संपूर्ण श्रद्धा। आप सोचो जो व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति में, मूर्ति में इतनी श्रद्धा रखता होगा, उसकी स्वयं में कितनी श्रद्धा और आस रही होगी। एकलव्य की कितनी श्रद्धा स्वयं में भी रही होगी जो एक मूर्ति के प्रति है। लेकिन गुरु ने क्या किया? गुरु एक जिद में, एक चालाक गुरु, एक कूटनीतिक गुरु, जिसने ये सिद्ध कर लिया कि अर्जुन ही श्रेष्ठ धनुर्धर होगा, मेरा शिष्य ही श्रेष्ठ धनुर्धर होगा। और कह दिया गया कि ये शूद्र है। वह एक बहाना था। और सोचो जिसने दीक्षा देने से मना कर दिया एकलव्य को, लास्ट में दीक्षा मांगने पहुंच गए। थोड़ी शर्म तो आती कि तुमने क्या कुछ सिखाया एकलव्य को कि तुम मांगने पहुंच गए। और कहते हैं कि एकलव्य तुमने कर दिखाया, क्योंकि द्रोणाचार्य हतप्रभ रह गए होंगे उसके निशाने देख करके, उसकी साधना देख करके, उसकी श्रद्धा देख करके कि इतना श्रेष्ठ धनुर्धर कोई कैसे हो सकता है, बिना गुरु के इतना श्रेष्ठ धनुर्धर कोई कैसे हो सकता है। चौंक गए होंगे, आश्चर्यचकित रह गए होंगे। उस बच्चे का अंगूठा मांग लिया। मैं ऐसा द्रोणाचार्य मित्र नहीं होना चाहता।
मैं आप बच्चों से कहता हूं, गुरु पथ के साथ चलोगे तो भटक जाओगे। एकल चलो, स्वयं चलो, अपने निर्णय बेहतरीन लो, कुछ चुनने की आवश्यकता ही नहीं है। आप स्वयं में बच्चे सब कुछ हो, बस आपकी पहचानने की जरूरत है। तो मैं जो हूँ वो, मुझे वो रहने दो। द्रोणाचार्य जैसे गुरु से मेरी तुलना ना करें। बेशक द्रोणाचार्य ने अर्जुन जैसे महान धनुर्धर बनाए होंगे, वो महान रहे होंगे, लेकिन मेरी नज़र में नहीं है। मेरी नज़र में किसी से भी उसका अवसर छीन लेना एक गुरु पथ नहीं हो सकता, वो एक गुरु नहीं हो सकता। ये मेरा मांगना है। अंगूठा मांग लिया तुमने, कुछ सिखाया उसको, उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया, और वो बच्चा सोचो उसके अंदर कितनी श्रद्धा रही होगी। और मैं तड़पता हूँ ऐसे शिष्यों के लिए। तुम गुरु द्रोणाचार्य मत बोला करो, तुम बोलो कि गुरुजी मैं आपका एकलव्य हूँ, तो फिर धन्य होती है छाती कि ऐसा छात्र जिसने सिखाया तक नहीं, कुछ नहीं सिखाया, उसने बस मान लिया, और सारी एनर्जी फोकस कर दी, सारा श्रद्धा भाव फोकस कर दिया, और अचूक निशाने लगा दिए। ऐसे निशाने जो उस पृथ्वी पर उस समय कोई नहीं लगा सकता था। इतने शानदार निशाने लगा दिए। तो ये बात सोचने की। और जब गुरु ने मांगा तो बोले जी मैं गरीब बच्चा, मेरे पास देने को कुछ नहीं है। गर्दन भी मांगते ना तो गर्दन भी दे देता। अंगूठा पता था कि मैं कभी धनुर्धर नहीं रह पाऊंगा, तो दे दिया। समर्पण का ऐसा भाव होना चाहिए। गुरु का भाव कूटनीति वाला है। जैसे मैं तुमसे कहता हूं, हम सब ऑनलाइन टीचर्स, हम लोगों को कुछ ना कुछ चाहत है। आप स्टूडेंट, आपको कुछ ना कुछ चाहत है। एकलव्य को कोई चाहत नहीं है, वो बस खुद को बेहतर बनाना चाहता है समर्पण के माध्यम से। और द्रोणाचार्य जिसके लिए नौकरी करते हैं ना, वो पांडवों और कुरु, उन राजाओं के लिए, उनके प्रति वो सीधी सी बात है। आप भी किसी की नौकरी करेंगे, शायद आप उसका फेवर लेंगे क्योंकि राजा है। अब आप कहेंगे भैया फिर उन्होंने अपने छात्र एकलव्य को ही क्यों नहीं बोल दिया श्रेष्ठ धनुर्धर, उसी को बना लेते, तब भी उनका नाम होता। तो राजा को क्या जवाब देते? राजा जवाब नहीं मांगता, मेरा बेटा धनुर्धर क्यों नहीं। ऐसा गुरु जो कूटनीति में फंसा हुआ है, एक शानदार गुरु नहीं हो सकता। ठीक है, तो इंसान बेहतर बनना है, और मुझे मैं रहने दीजिए, आप जो है आप वो रहिए, ये बड़ी बात होती है। अपनी अपनी पहचान पर खुश होइए, किसी अन्य व्यक्ति से आपकी तुलना नहीं होनी चाहिए। कल हम दोस्त यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो एक एकलव्य की तरह साधना करते हुए बहुत मेहनत कीजिए, फिर हम धन्य होते हैं। क्योंकि बच्चे, मैं हमेशा कहता हूँ, आपकी कामयाबी आपकी सफलता से हमारी सफलता सिद्ध होती है। आप लोग इधर उधर की बातों में अपना समय खराब करेंगे, कलेक्शन से चूक जाएंगे, और वो हमारी भी असफलता है। तो ख्याल रखिए अपना बहुत सारा, ठीक है, बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं। आपका बच्चे कल और 17 सितंबर को RW टीम आगरा आ रही है। अपने सारे दोस्तों तक मैसेज भेजे जो RWA के छात्र हैं, देख के बहुत खुशी होगी। मिलना जरूर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।